अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि हम यूजुअल वे में अपनी क्लास लेके चलते हैं, आज की क्लास के अंदर भी बहुत सी बातें होंगी, कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे? बिल्कुल भाई वैसे ही जैसे हम पहले सीख रहे थे। कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ नई एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके थ्रू मैं आप लोगों को आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है भाई। सो आज का लेक्चर भी इन्हीं तमाम चीज़ों पर रहेगा। स्टार्ट में मैं आप लोगों से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आज एक बड़ा अच्छा दिन, एक बाबरकत दिन, जुमे का दिन, ठीक है। और उसके साथ साथ आज की रात से यानी मगरिब के बाद से जो है एक नया जो है मंथ शुरू हो रहा है, जिसका नाम हम लेते हैं रमज़ान। ठीक है, बहुत ही बाबरकत, बहुत ही रहमतों वाला ये जो है महीना स्टार्ट होने जा रहा है। और आप जानते हैं कि हम पूरा साल जो है इस महीने का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, हमें जो है इतनी करम नवाजी हम पे की है कि हम जो है इस महीने को पा चुके हैं। और हम जो है इस महीने के अंदर जो है अल्लाह ताला के बसजूद जो है मतलब हो सकेंगे और जो है अल्लाह ताला की सामने इनकी जो है इबादत जो है वो अपनी कर सकेंगे। ठीक है। सो आप लोगों ने जो है इस महीने के अंदर कोशिश करनी है कि आप लोग जो है एक तो मुबारकबाद मैं आप सबको देता चलूँगा रमज़ान की। दूसरा ये कि आपने जो है दुआ बहुत ज़्यादा मांगनी है, ना सिर्फ अपने लिए मांगनी है बल्कि अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों के लिए मांगनी है, अपनी क्लास फेलोज, अपनी बहन भाई, अपने घर वाले, अपने अम्मा बाजा, ठीक है, अपने टीचर्स के लिए दुआ मांगनी है, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ मांगनी है, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ मांगनी है, पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगनी है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो पेंडेमिक इस पर जो है वो स्टार्ट है, कोरोना वायरस जो है उसका दौरा है और इस हवाले से जो है बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इवन पाकिस्तान जो है उसकी बहुत लपेट में आ चुका है और पाकिस्तान जो है ठीक है उसमें अच्छे खासे जो है वो केसेस हो चुके हैं और डे बाई डे ग्रेजुअली तौर पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपने ज़रूर जो है दुआओं में ज़रूर जो है सबको याद रखना है और ज़रूर जो है इस हवाले से आपने दुआ करनी है कि ये जो वायरस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और इसके असरात जितने कम हो सके हम पर पड़े। ठीक है। सो ये ज़रूर आपने दुआ करनी है और बाकी कैंपस की दुआ भी कीजिएगा, इसके प्रोग्रेस के लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और अगर आज के लेक्चर को हम देखें तो बेसिक तौर पे आज हमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है बेसिक तौर पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, वो हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से। जो साइंटिस्ट हमारे पास हैं, यानी जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के हवाले से, उन साइंटिस्ट की जो इमेज है वो मैं आपको डिस्प्ले करूंगा। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट के जो हवाले से एक एनिमेशन मेरे पास मौजूद है, मैं चाहूंगा कि मैं वो भी आप लोगों को डिस्प्ले करूं और उस हवाले से भी मैं आप लोगों को जो है बताऊं। ठीक है जी। सो आप लोग जो है इस वक्त बुक अपनी ओपन कर लेंगे और जो पेज नंबर हमारा बनता है इस टॉपिक के लिए वो है पेज नंबर 30। ठीक है जी, 30 पेज नंबर है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। और पेज नंबर 30 के ऊपर जो चीज आज हमने डिस्कवर ठीक है, डिस्कस करनी है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से हम इस वक्त बात करेंगे। मैंने कंप्लीट नहीं किया इसको, जरा लिख लेते हैं। 9th केमिस्ट्री हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की हमने बात करनी है। न्यूट्रॉन, ठीक है भी, इसको हम जो है डिटेल में आज पढ़ेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो मेजर दो साइंटिस्ट हैं जिनकी बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है भी। और फर्स्ट हमारे पास है रदरफोर्ड, ठीक है, और दूसरे हमारे पास हैं चैडविक। ठीक है। सो मैं फर्स्ट चाहूंगा कि मैं जो कंट्रीब्यूशन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट की थी, मैं पहले आपको उनको दिखा देता हूं कि भाई वो किस तरह से दिखते थे। सो ये बेसिक तौर पे आपके पास आपके इस वक्त स्क्रीन के ऊपर रदरफोर्ड की जो इमेज है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, हम इस हवाले से ब्रीफ कर लेते हैं कि रदरफोर्ड जो है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, रदरफोर्ड जो है इनकी क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रही, रदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या कुछ जो है अपनी जो है अपने असिस्टेंस प्रोवाइड की, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से। ठीक है जी। सो अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड के मुताबिक उनका ये कहना था, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, सर व्हाट द वॉइस इज कमिंग, भाई बिल्कुल वॉइस तो मेरी ही आ रही है
और मैं जो है इस वक्त अपनी ही आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ और आपको मेरी ही आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रही है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि रदरफोर्ड ने क्या कंट्रीब्यूशन की है टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होगा हमारे पास, हम ये बात कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो एटम है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं, उसके एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक चूंकि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुए थे, उनका ये मानना था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टू फाइंड आउट द ओवरऑल मास ऑफ द एटम। ठीक है, यानी कि जस्ट प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिर्फ यही हम कह लें कि हमारे लिए, हाँ बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमारे लिए जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं हतमी तौर पे पार्टिकल्स नहीं होंगे एटम के अंदर, और ना ही हम इनके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि ओवरऑल मास ऑफ एटम क्या होगा या मास ऑफ एटम कैसे निकलेगा। ठीक है भाई। सो रदरफोर्ड ने कहा कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि फिर एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी है, ठीक है, एक और ऐसा पार्टिकल भी है कि जो अलोंग विद प्रोटॉन ओवरऑल मास ऑफ द एटम डिसाइड करता है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने आपको ये बात अभी एक्सप्लेन भी की। रदरफोर्ड का ये मानना था कि अगर हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही बात करते रहेंगे और हम सिर्फ इसी बात पर बिलीव करेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है कि जो एटम का हिस्सा होते हैं या एटम के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम कभी भी इन दो पार्टिकल्स को लेके ओवरऑल एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या एटॉमिक मास के हवाले से हतमी बात नहीं कर पाएंगे कि कैसे किसी एक एटम का मास निकलता है और हम उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि एक और ऐसा पार्टिकल है एटम के अंदर कि जो कि न्यूक्लियस का हिस्सा है, कि जिसके साथ यानी कि न्यूट्रॉन, यानी जो ये पार्टिकल जिसके हम इस वक्त बात कर रहे हैं, वो मिलकर प्रोटॉन के साथ ओवरऑल मास ऑफ द एटम को डिसाइड करता है और आप मास ऑफ एटम को राइट करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इवन रदरफोर्ड ने ये बात भी कही थी कि जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, जरा देख लें इसको क्या इशू है। सो अगर हम बात करते हैं इस चीज की, जी जी जी, सो जो है अच्छा यहां पे हो सकता है फैन का इशू चल रहा हो। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं कि इस चीज की भी रदरफोर्ड की बात करें तो उन्होंने ये बात तो कही कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी पार्टिकल्स हैं कि जो इस एटम का हिस्सा हैं। तो ये बात भी उन्होंने कही थी कि अभी वॉइस क्लियर नहीं है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको वॉइस क्लियर आ रही है इस वक्त। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। माइक ठीक करें भी, एग्जैक्टली माइक ठीक है, एग्जैक्टली तौर पे बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मेरे ख्याल से कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब क्लियर है। आई थिंक उसी का इशू था, नॉइस का इशू था वो। ठीक है जी, चले फैन का वो थोड़ा सा इशू था, हमने वो रिजॉल्व कर लिया है। अब कोई इशू नहीं है वॉइस के हवाले से, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये बात कही कि उन्होंने ये बात कही कि भाई एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी है जो कि प्रोटॉन के साथ मिलकर ओवरऑल मास ऑफ द एटम डिसाइड करता है। रदरफोर्ड ने ये बात भी कही थी कि जैसे आप जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होते हैं। किसी एक एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल की तादाद भी जो है वो सेम होती है, और एज ए होल हम फिर कहते हैं कि एटम पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एक और पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन के साथ मिलकर ओवरऑल एटम की मास को डिफाइन करेगा, सो रदरफोर्ड ने कहा था कि उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर चार्ज हुआ तो जो एटम न्यूट्रल है उसका चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा और एटम के ऊपर फिर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, सो रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन क्या है? इट गिव अस, इट नहीं, ही गिव अस, ठीक है, ये करेंगे, ही गिव अस idea about another particle inside the atom. He also cleared that the undiscovered particle
will carry no charge, no charge। अगर ये लास्ट लाइन भी आपको नजर आता है, एग्जैक्टली नजर आ रही है आप लोगों को, नो चार्ज। ठीक है भाई, इनके मुताबिक ये था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल भी है जिसका मैंने आपको यहां जिक्र भी कर दिया, और इवन इन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टिकल डिस्कवर होने जा रहा है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज जीरो होगा। और रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई उस पार्टिकल पे चार्ज हुआ तो ओवरऑल एटम जो है उस पे चार्ज आ जाएगा, जो हम कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो अब तक के लिए आपको कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने मिलवाया एक साइंटिस्ट के साथ जिनका नाम है रदरफोर्ड, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं। आपने कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, क्लियर है तो क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम चले नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जो कि है चैडविक, और उनके काम भी पढ़ें, और उसके अलावा उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको भी एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, सो आप मुझसे कहेंगे, अगर क्लियर है तो क्लियर मेंशन करेंगे, अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से आपने लिखना है क्लियर या क्वेश्चन। अनडिस्कवर्ड मींस के जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उस वक्त तक जो डिस्कवर नहीं हुआ था। जब बात हो रही थी ना इसकी, यानी साइंटिस्ट की, रदरफोर्ड की बात हो रही है, उसकी बात उस वक्त कह रहे हैं कि भाई वो डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, भी क्लियर है। सो मेरे ख्याल से फिर मुझे इस पिक्चर को रिमूव करना चाहिए और मैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की पिक्चर आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है चैडविक। ठीक है भाई, सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक और महान साइंटिस्ट कि जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं चैडविक। मैं इस वक्त इनकी यहां पर रुदाज, इनकी यहां पर बातें मेंशन करूंगा और फिर हम चलेंगे अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ कि जो हमने परफॉर्म किया था, जस्ट टू डिस्कवर द न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच आर न्यूट्रल इन नेचर, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो इस वक्त पेज नंबर 30 पर हैं। मैं चाहूंगा कि मैं इसको रेज कर दूं और हम चैडविक की कहानी पढ़ें, और चैडविक की कहानी मेरी जुबानी जो है आप लोग इसको सुनोगे। सो भी अगर हम बात करते हैं चैडविक की, ठीक है जी, चैडविक हमारे पास इस वक्त जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसकी हम इस वक्त बात करने लगे हैं, चैडविक, हम इनकी बात करते हैं। चैडविक वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने रदरफोर्ड की बात को माना। ठीक है ना, देखो ना, एक नई बात की जा रही हो, ठीक है, एक नई बात जो है उस हवाले से आपको ब्रीफ किया जा रहा हो, एक ऐसी चीज कही जा रही हो जिसका अभी आपको पता भी नहीं है। ठीक है, एक ऐसी चीज कि जिसका आपको अभी आइडिया भी नहीं है, उस हवाले से अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई एक बंदा आपको बता दे, आप उसमें बिलीव करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है बिलीव करना, क्योंकि कुछ चीज दिख तो रही नहीं है। ठीक है, सो एविडेंस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी चैडविक जो है, इन्होंने जो रदरफोर्ड की बात थी उसमें बिलीव भी किया। ठीक है, और रदरफोर्ड की बात पर बिलीव करते हुए एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया कि जिसके थ्रू न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, जो कि हम कहते हैं बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, सो हम बात करते हैं इस वक्त चैडविक की, और हम देखते हैं कि चैडविक ने क्या ऐसा काम किया था जो कि हम कहते हैं जिसकी वजह से बाद में जाकर चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। आप जानते हैं ना कि साइंस के अंदर जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसे हम नोबेल प्राइज कहते हैं, तो चैडविक को नोबेल प्राइज मिल चुका है इसी डिस्कवरी की वजह से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि चैडविक ये वो महान साइंटिस्ट है जिसने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहां पर, द साइंटिस्ट who discover neutrons in 1920। ठीक है, 1920 में इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। अब वो कैसे डिस्कवर किया था, किस तरीके से ये डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, उस हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक एनिमेशन आपको शो करूंगा और वो दिखाऊंगा, और साथ में प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर भी डायग्राम बनाते हुए हम ये एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सो आपको इस हवाले से यहां तक कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम फिर जो है आगे चलेंगे और मैं आपको एनिमेशन शो करूंगा जो कि है
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, स्क्रीन पर इस वक्त चैडविक हैं साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। केमिस्ट्री का आज भी टेस्ट है और सिलेबस जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वही। ओ एग्जैक्टली मैंने मिस्टेक की है भाई, 1920s नहीं 1932 मैंने बताया था वर्बली तौर पे, लेकिन मिस्टेक करती है। सो 1932 इट इज एग्जैक्टली 1932। ठीक है, भी क्वेश्चन आपका मजीद हो कुछ और तो आप मुझे बता दें। इट्स क्लियर सर रिपीट। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ ये बताया चैडविक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1932 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, ठीक है भाई, अब क्लियर हो चुका है। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे चलते हुए देखेंगे रदरफोर्ड और चैडविक में क्या फर्क था। भाई दो साइंटिस्ट डिफरेंट थे, उनकी बात अगरचा सेम थी, एक ने सिर्फ बात की थी, एक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और कुछ नई चीज डिस्कवर की थी। तो आगे चलते हैं और इस वक्त हम नेक्स्ट चल रहे हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले हो रहा है कि जिसके थ्रू हम जो है इस पार्टिकल को जिसका हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन, इसको हम जो है क्या करते हैं डिस्कवर करते हैं। इस हवाले से हम जो है बेसिक तौर पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो इस वक्त मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो मेथड अप्लाई किया गया, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ठीक है, यानी हम सिंपल कहते हैं कि यहां पर एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो हमने आगे जाके पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ सिंपली एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा गया यहां पर। ठीक है भाई, कि जिसका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करना। ठीक है, दरमियान में हमारे पास थी बेरिलियम की शील्ड। ठीक है, उस बेरिलियम की शील्ड के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद यहां से जो पार्टिकल्स निकले उनको हमने स्क्रीन पर डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास थे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नीचे हमारे पास कार्बन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। मैं आपके लिए यहाँ पर रिएक्शन भी ऐड कर देता हूँ और इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम दैट आई हैव। ठीक है, ठीक है, जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद है, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है हमारे पास 9। ठीक है, इसके ऊपर हम बम्बार्ड करवा रहे हैं हीलियम की जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास है 4। यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जिसको हम सिंपल हीलियम कहते हैं, हीलियम इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। ठीक हो गया, सो हीलियम जो है इसको हम यहां से फेंक रहे हैं, थ्रो करवा रहे हैं इस बेरिलियम के ऊपर, टारगेट के ऊपर। ये हीलियम इस बेरिलियम के साथ कंबाइन हो रहा है, मिल रहे हैं आपस में, मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, और इनके मिलने से क्या हो रहा है, कार्बन बन रहा है, कार्बन 6 और 12। ठीक है, और इसके साथ न्यूट्रॉन की डेवलपमेंट हो रही है, न्यूट्रॉन फॉर्म कर रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है। ठीक है जी, सो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हुआ ये था कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स का होता है और उसका सोर्स क्या हो सकता है, आपको मैं बताऊं कि आपने रेडियो एक्टिव की टर्म पढ़ी हुई है, रेडियो एक्टिव एटम्स की टर्म पढ़ी हुई है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एटम्स वो होते हैं कि जिसके अंदर से हम कहते हैं कि हर वक्त स्पॉन्टेनियसली, यानी हर वक्त जो है खुद ब खुद कोई ना कोई टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एमिट हो रही होती है, निकल रही होती है। जैसे कि बल्ब इसको रोशन करे ना, उसमें से लाइट रेज एमिट हो रही होती हैं। इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं हमारे नेचर के अंदर जिनको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, जिनके अंदर से, जिनको हम तापकार अनासिर कहते हैं। ठीक है, जिनमें से हम कहते हैं कि हर वक्त जो है किसी ना किसी टाइप की जो रेडिएशन है, शुआएं हैं, वो निकलती रहती हैं। एंड अल्फा पार्टिकल इज वन ऑफ देम। ठीक है, अल्फा पार्टिकल उन शुआओं, उन रेस का ही एक हिस्सा है, उन्हीं का ही कोई ना कोई एक हमारे पास कह लें कि एक उनकी टाइप है। ठीक हो गया, सो इनको हम टारगेट करवाते हैं बेरिलियम के ऊपर। जैसे ही ये बेरिलियम से जाके स्ट्राइक करते हैं तो बेरिलियम जो है, ठीक है, इसके स्ट्राइक करने के बाद हीलियम बेरिलियम के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसके थ्रू
कार्बन बनेगा और साथ में न्यूट्रॉन बनेगा। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। सो इस वक्त सर यू आर नॉट आंसरिंग क्वेश्चन एग्जैक्टली इमाम, में जो है स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपसे खुद पूछता हूं कि इस वक्त क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके क्वेश्चन है ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूं, ठीक है जी। सो क्वेश्चन मुझसे आप कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है गुजर जाना, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक पेज है, उसमें से लाइट का या किसी रेज का गुजर जाने से पेनिट्रेट करना कहते हैं। सर स्क्रीन खराब हो रही है, कौन सी स्क्रीन खराब हो रही है भाई? वी रॉन्ग टाइपिंग हो गया था इसलिए बोला। अच्छा चलें सर, अल्फा पार्टिकल सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस होता है एग्जैक्टली। हम ओवरऑल हीलियम की बात करें तो मैंने सिंबॉलिकली भी यही कहा है सर, वाई बेरिलियम, ठीक है, ऑन दी। देखो इसके अलावा भी हम कोई टारगेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया अर्लियर स्टेजेस के ऊपर जो चैडविक ने किया था उसी की हम बात करें, इसलिए हमने बेरिलियम का जो है इस्तेमाल यहाँ पे किया है। ये तो हो गया। अच्छा सर पर मैं बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, पढ़ा दें बुक प्लीज। अब बुक में वही चीजें लिखी हुई है भाई, बुक में भी यही चीज लिखी हुई है। बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करवाना। बम्बार्ड का मतलब क्या होता है? देखो ये मेरे पास हाथ है, ये मेरी लेट्स सपोज स्क्रीन है, इस पे मेरे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल है, इसको बम्बार्ड करवाऊंगा, इस तरीके से थ्रो करवाऊंगा, स्ट्राइक करवाऊंगा, इसे बम्बार्ड करना कहते हैं। सो क्लियर हो चुका है। ओवरऑल हम हीलियम की बात करते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम रिपीट कर दें। डायग्राम में यही चीज है, पहला है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, दूसरा बेरिलियम टारगेट है और थर्ड हमारी स्क्रीन है। जैसे ही हम अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर टारगेट करवाते हैं, फेंकते हैं, तो बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल कंबाइन करने के बाद अपने आप कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। ये यहाँ मौजूद है। जो पार्टिकल निकलते हैं जो स्क्रीन पर डिटेक्ट होंगे वो है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाते हैं, हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। Eventually 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन व्हेन बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। व्हाई हीलियम इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स, और जाहिर सी बात है नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल और हीलियम की नेचर सेम होती है, इसलिए हम कहते हैं हाफिजा। एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, हो सकते हैं न्यूट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन कह रहे हैं आप, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो सकते हैं, एग्जैक्टली हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा भाई, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको समझ आ चुके हैं। एटम में ये बात कर दी माही, मैं आपको बता दिया ये वाला, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर स्टार्ट कर दें टेस्ट, तो अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ बम्बार्डमेंट? बम्बार्डमेंट का मतलब थ्रो करना, ठीक है। अच्छा टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम भाई, और आप लोगों की स्क्रीन पे अब हम टेस्ट डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आप लोग जो है वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है भाई। सो इस वक्त मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले कर दूं और उसके बाद फिर हम जो प्रॉपर्टीज हैं गिनी चुनी 3 इसकी प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की, वो भी हम पढ़ लेंगे आज ही, ठीक है जी। सो इस वक्त टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है और अब मैं जाऊंगा टूवर्ड्स यूट्यूब, ठीक है। और इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट से मुखातिब होऊंगा, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो लूंगा, ठीक है भाई। सो इस वक्त जो यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं मैं उनके क्वेश्चंस लूंगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा। सो आप लोग जो इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद हैं ये भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इस वक्त यूट्यूब पर मुखातिब हूँ स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिले तो आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर करूँगा और आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट का हिस्सा बने तो आप लोग फ़ौरन से campus.pk पर आएंगे, रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को और आप फिर टेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। सर पेपर स्कीम वही है, मैं आपको बताऊँ सलमान भट्ट, अभी तक तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है। पेपर स्कीम और जो है उसमें नंबर की डिवीजन जो है ना वो भी हम फाइनली नहीं बता सकते, वो चेंज भी हो सकती है। सो ऑलमोस्ट दिसंबर तक क्लियर होती है वो स्कीम, ठीक है। सो अभी तक मैं अभी से मैं आपको कुछ नहीं कह सकता।
जी, क्वेश्चन आप लोगों का हो इस पर जो यूट्यूब पे स्टूडेंट मौजूद हैं वो मुझसे कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कैंपस पर शो होगा टेस्ट, यहाँ पर शो नहीं होगा। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप लोग जो है क्लास को चेंज कर, यानी क्लास को चेंज से मुराद होता है कि या तो लेट आप लोग क्लास ज्वाइन करें, या ड्यूरिंग द क्लास आप क्लास छोड़ दें, या आप एक टैब से दूसरी टैब पे मूव करें, या गूगल क्रोम का इस्तेमाल ना करें, तो आपको जो है टेस्ट रेयरली डिस्प्ले होता है, यानी आप कह लें कि चांसेस कम हो जाते हैं। सो इसलिए कभी कभी टेस्ट डिस्प्ले नहीं भी होता आप लोगों को। सो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, आप लोग जो भी इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपनी जो बात है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त 1 मिनट और 40 सेकंड मौजूद हैं कि जो अभी टेस्ट के अंदर बाकी हैं। सो आप सबके सब स्टूडेंट के जो इस वक्त कैंपस पर नहीं हैं, जो इस वक्त यूट्यूब पर हैं, उनसे कहूँगा कि कैंपस पर हम बहुत सी नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत अच्छा, आई कंप्लीटेड माई टेस्ट, भाई बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बहुत हम एक्टिविटीज़ करते हैं कैंपस के ऊपर, जैसे कि अभी रिसेंटली तौर पे कमिंग संडे को हमारा एक स्पेशल इवेंट आ रहा है जिसको हम कहते हैं संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर, जिसमें कि हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के कुछ टैलेंट है उसको डिस्प्ले करेंगे और आप सबसे कहेंगे कि आप वोट दें, और जो स्टूडेंट्स वोट लेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो फर्स्ट विनर होगा, और देखिए हम उसको इनाम भी देंगे और उसके साथ साथ हम उसे लाइव कॉल पे भी लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो हम करते हैं। सो आप लोग ज़रूर जो है कैंपस पर भी आइएगा। इस वक्त 1 मिनट रिमेन है और 1 मिनट के बाद फिर आप लोगों का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। वो स्टूडेंट के जो इस वक्त टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं उनका रिजल्ट भी इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। फाइव मार्क्स वाले मुझे काफ़ी दिख रहे हैं आज, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हुए हैं। सो एक अच्छी खासी तादाद हमारे पास 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स स्टूडेंट्स वालों की भी है, ठीक है। सो देखते हैं कि आज का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो टॉपिक्स आपने पढ़ा हुआ हो, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ग्रैब किया हो, समझा हुआ हो, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप लोग आसानी कर लेते हैं। तो इस पर देखते हैं कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन कौन लेने वाला है। तो सना के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तहजीब के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, और अगर हम देखें तो जोहा के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा हबीब के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, रायमा के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, अहमद के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, मोहम्मद आसिफ आतिफ इनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा जो है ये तो गड़बड़ होगी ना, शुरू में अपडेट हो गया, ठीक है। सो हाफिज़ा के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, मुबश्शिर के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा जी हमारे पास बेलस के बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, अभी पीछे भी हम यूट्यूब पे देखे थे कि वहाँ मौजूद थे। तो मोहम्मद के, तहजीब के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन है, हसनैन के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा महर के, आयशा के, तो ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है भाई। और बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, बड़े पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। अली अफजल के भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग जो है फुल मार्क्स लेते हैं और एक अच्छे जो है मार्क्स से अपना रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आप पे जो है वो मोहम्मद कैफ एग्जैक्टली इनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। हमने जो है आपके लिए एफर्ट की होती है, उस एफर्ट को आप रिकग्नाइज कर रहे होते हैं अगर आप इतने अच्छे मार्क्स लें, ठीक है भाई। सो मैं अब चाहूँगा कि मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज़ डिस्प्ले करूँ जो कि मैंने आज ही अनाउंस की है, जिसको मैंने आज पोस्ट भी किया था, वो भी आप लोग देख लें साथ ही में, ठीक है। और फिर अगर चांस मिला तो हम फिर जो है नेक्स्ट भी आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे और भी चीज़ों को, ठीक है जी। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, वो आज ही हमने जो है क्या कहते हैं अनाउंस किया है, ठीक है। आज ही हमने इसके हवाले से अनाउंसमेंट की है। आप ये बात जानते हैं कि इस संडे से ऑनवर्ड हमारे एक नया जो है हमारा एक सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक नया इवेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम हम कहते हैं संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर, ठीक है।
और इसके हवाले से हम कहते हैं कि इसमें हम जो नॉमिनेटेड स्टूडेंट हैं उनके जो टैलेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो इस वक्त आज के दिन जो है मतलब हमने नेक्स्ट संडे जो 3 मई को आएगा उसके लिए पॉसिबल 10 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनके नाम हमने नॉमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। और जो है आपकी डिस्प्ले भी हो रहे हैं। 9 से 2 स्टूडेंट्स, 10 से 2 स्टूडेंट्स लिए हैं, बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से हमने 3 स्टूडेंट्स को चूज़ किया है, ठीक है। टोटल लिस्ट आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है कि जिनको हमने नॉमिनेट किया। तो ये भी आज से अपनी जो कैंपेन है उसका स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, और आपसे जो है वोट तलब करेंगे। और ऑलरेडी जो मैंने नॉमिनेट किए हुए थे परसों के लिए, जो वो कि लाइबा हैं आपकी क्लास से, मिशाल 10 से हैं, गुलाम फातिमा है फर्स्ट ईयर से और तलहा है सेकेंड ईयर से, इनको ऑलरेडी हमने नॉमिनेट किया हुआ था, ठीक है। और ये इनका जो कंपटीशन है वो कमिंग संडे को यानी कि परसों जो है वो होगा, ठीक हो गया। ठीक है भाई, आप कुछ प्रॉब्लम होती है से प्लीज रीचेक माय टेस्ट। बरीरा कह रही हैं, चलिए देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, चेक योर मैसेंजर, देख लेते हैं भाई, ठीक है। सो अच्छा जी, महानूर बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ मौजूद हैं और महानूर को आई थिंक हमने इस वक्त नॉमिनेट भी किया है। महानूर काज़मी आई थिंक कंप्लीट नेम है। सो इनको हमने नॉमिनेट भी किया हुआ है, वो मौजूद भी हैं यहाँ पर हमारी लिस्ट के अंदर, ठीक है भाई। सो अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इवन के अपने दोस्त के लिए जो है पोस्ट भी कर सकते हैं, इवन आप भी जो है वोट के लिए उनके लिए पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी टाइमिंग बता दें तो सबब मैं आपको बताऊं, संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर जो है एमसीक्यूज वाला नहीं होगा, नहीं, संडे जो सुपर संडे है वो सेपरेट है और संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर सेपरेट है, इन दोनों के सेपरेट टाइमिंग्स होंगे। मैं आपको बताऊं सुपर संडे की टाइमिंग जो है, जो संडे वाले दिन हुआ करेगा, वो 3 o'clock की है, 3 o'clock to 3:45 ये टाइम है इसका, ठीक है, सुपर संडे का आप लोगों का। और उसके बाद फिर जो संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर है इसकी टाइमिंग जो है वो हुआ करेगी 4:35 से ऑनवर्ड 5:05 तक, ठीक है जी। ये टाइमिंग है कि जो हम लेके चलेंगे, ठीक हो गया जी। तो ठीक है सर, आई गॉट फुल मार्क्स बट इट्स नॉट डिस्प्लेइंग इन द लिस्ट, ठीक है भाई। ईमान देख लेते हैं कि जो है क्या प्रॉब्लम आई है। सर इनकी कैंपेन मिलती ही नहीं है, प्लीज़ पोस्ट कर दिया करें भाई। ये खुद पोस्ट करेंगे, आपको खुद डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली टॉपिक करते रहते हैं, मैंने इवन लाइबा की आज पोस्ट देखी हैं, इवन मिशाल की बहुत सी पोस्ट देखी हैं जो कि उन्होंने अपनी पोस्ट की हैं, ठीक है। तो अच्छा रहता है, मतलब अच्छा कैंपेन चल रही है इन सबकी, एफर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेसिकली टॉप पे, जिसको हम रिकग्नाइज कर रहे हैं और आप तक डिस्प्ले भी करवा रहे हैं, ठीक है भाई। सो ये हमारी एक नई बात थी आज की जो मैंने आप लोगों के सामने कही है, और अब मैं चाहूंगा कि मैं इसको हटा दूं और अब हम नॉर्मल जो है अपनी बात की तरफ आ जाएं। सो अब तक के लिए आपको क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर चेक माय 5th MCQ भाई कर लेते हैं अहमद, वो बात चली गई है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये MCQs वाली जो हमारी जो क्या कहते हैं बात है, ये हर दिन चला करेगी। हम हर दिन इसी तरीके से जो है MCQs टेस्ट आपका लिया करेंगे ताकि आप लोग जो हैं हर एक टॉपिक को जो कि आप समझते हो, जो पढ़ते हो हमसे, ठीक है, जो कि आप समझते हो हमसे जो है पूरे लेक्चर के अंदर, उसको अच्छे से सुनो। सर हम तो सुपर संडे में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सुपर संडे भी पार्टिसिपेट कर लें अगर आप चाहते हैं तो आप स्पेशल संडे आर्ट लेक्चर जो है उसमें भी जरूर आए, क्योंकि आपकी जो वोट है वो इन तमाम लोगों को दरकार है, इनको जरूरी चाहिए है, ठीक है। तो जरूर आप जो है आइएगा, ठीक है। अच्छा सुजाता का टेस्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं भी सर, चलें ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास टाइम हुआ प्रॉपर तो हम जो है जो रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन की वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो देखो जैसे हमने फर्स्ट कहा था, उसमें रदरफोर्ड की बात करते हुए कहा था कि रदरफोर्ड ने हमें कहा था कि जो एक और पार्टिकल जिसको हम कह रहे हैं कि भी डिस्कवर होना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे थे होना चाहिए एटम के अंदर, जिसके हवाले से हम कहते थे कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ मिलके ओवरऑल एटॉमिक मैस के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस हवाले से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, इट इज जस्ट न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता और ये जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, ठीक है, इट्स जस्ट न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता।
ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, आप इसको जरा गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, हम कहते हैं कि इट इज हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि कोई ऐसी चीज के जो पास कर सकती हो, किसी भी सरफेस से गुजर सकती हो, जैसे कि लाइट जो है वो ग्लास में से पास कर सकती है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें से गुजर सकती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, दे आर आल्सो हाईली पेनिट्रेटिंग, दे आर दीज पार्टिकल्स, दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है। जो पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो गुजर सकते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है जी, ये पेनिट्रेटिंग, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। एंड थर्ड एंड लास्ट फाइनल जो पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनका जो मैस है, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स are almost equals to mass of proton। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन पॉइंट्स के हवाले से, हम डिस्कस कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है भाई। मैस ऑफ न्यूट्रॉन और मैस ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होते हैं। सो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है तो क्लियर कह दें, ताकि हम फिर अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लें। और अगर नहीं क्लियर तो आप मुझे बता दें, एंड द लेक्चर। बिल्कुल हाजिर, हम लेक्चर एंड करने लगे हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन 3 पॉइंट्स के हवाले से, अगर आपने कुछ पूछना हो, नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को खत्म करेंगे और कल आपसे जो है मुलाकात करेंगे। सो हम लोगों को इस वक्त जो है छुट्टी की पड़ी हुई है, सो मेरे ख्याल से हम छुट्टी दे देते हैं इनको, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल फिजा ने कह दिया कि क्लियर है, ठीक है भी। सो मेरे ख्याल से जी बनाहिल आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपने कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सईदा ज़ैनब बिल्कुल क्लियर है, हसन कह रहे हैं क्लियर है, तो इट मीन्स कि आप सबको जो है ऑलमोस्ट क्लियर है। तो मैं आप चाहूँगा कि मैं आपसे इजाज़त लूँ और अपने ख्याल रखिएगा। कल हम मुलाकात करते हैं, हमारा कल पहला रोज़ा भी है, तो इसलिए रोज़े में मुलाकात होगी। कोशिश होगी कि 100% जो है एफर्ट के साथ आपके सामने जो है हाजिर हों और उतनी ही जो है एनर्जी के साथ आपको लेक्चर भी डिलीवर करें, ठीक है भी। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।